हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, हालांकि ये वीडियो नहीं है, आप सबके लिए ये जान है क्योंकि आप सबका यही पूरा डिमांड था कि सब्जेक्टिव करा दो सब्जेक्टिव करा दो। तो आ गए हैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम तुम्हें मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हमने इससे पहले थोड़ा सा आगे बता दें कि इसके जो भी चैप्टर्स के हमने 1 नंबर वाले यानी जो अपना MCQ होते हैं वो करा दिया, फिल इन द ब्लैंक जो भी बुक के है वो करा दिया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग जहाँ से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भर भर के आ सकते हैं वो सारे के सारे हमने पूरा हिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया है। अगर आप बिल्कुल से नए हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? कुछ नहीं करना यार, तुमको सिंपल सा जाओ चैनल के प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे बनाया हुआ होगा। सिर्फ हिस्ट्री का बात नहीं यार, ये हमने साइंस में करा रखा है। ऑब्जेक्टिव साइंस की बात करें तो 2009 से लेकर के 2023 तक का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्टिव आते थे, जिस टाइप के बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा गया वो सब सारे के सारे डिस्कस हो चुका ऑब्जेक्टिव। हम लोग साइंस का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं जो साइंस का नहीं करेंगे, साइंस का भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक, और हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सारा का सारा आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सॉल्यूशन आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ जाइए, अभी बहुत सारी चीज़ें आने को बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। VVI सब्जेक्टिव जो इससे ये जो क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10 तो इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए चैनल बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। आपको बेसब्री से इंतजार तो था ही, मुझे मालूम है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे के सामने 10 लाख के लिए नहीं बल्कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है कि नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म बहुत सुना होगा। आखिर ये नेशनलिज्म किस बला का नाम है? ठीक है, या किसका नाम है ये नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्हाट इज अब नेशनल राष्ट्रवाद बोलते हैं किसको? सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है। ठीक, नेशनलिज्म को समझने पहले आप एक शायरी ज़रूर सुने होंगे आप अपने आसपास। आपने खुद बहुत बार बोला होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और भारत मांगोगे तो चीर देंगे। जस्ट वही है हमारा नेशनलिज्म। मतलब आपके जो अंदर देश के प्रति प्यार है, उत्साह है, मर मिटने जाएंगे। ठीक है, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं, तो वही वाला है अपना ये नेशनलिज्म और कुछ नहीं है। यानी अपने देश के साथ जो आप प्रेम रखते हैं, ठीक है, देश के प्रति मर मिटने का जो आपने कुछ दिखाव भावना रखते हैं, उत्पन्न होता है, उसी को बस नेशनलिज्म बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं। नेशनलिज्म एक क्या लिटरल मीनिंग है। ठीक है, उसमें ये स्प्रेड होता है यानी फैलता है, स्प्रेड और एक्सपेंशन ऑफ द फीलिंग ऑफ डिवोशन। ठीक है, उसका एज अ डेफिनेशन व्हेन अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कोई भी इस कंट्री का सिटीजन हो, वो क्या रखता है? फीलिंग रखता है, डाइंग, मर जाएगा अपने कंट्री के लिए या कुछ करके दिखाएगा, कुछ करिए। आपने गाना सुना होगा। ठीक है, द सेम फीलिंग, इसको उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। आपने समझ में आ गया। ठीक है, नेशनलिज्म किसको बोलेंगे? अपने देश के प्रति भाव को किस तरीके से प्रकट करते हैं हिंदी में, तो वो अपना नेशनलिज्म। बाय द वे, आपको मान लीजिए आपने कोई दूसरा आंसर सोच के रखा है जो आपको लगता है मेरा आंसर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना क्वेश्चन ये नेशनलिज्म रखेगा, आप अपना आंसर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर आपको याद करना है। अगर आप इससे भी शॉर्ट या इससे भी अच्छा, या आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम ये वेरीफाइड टॉपर का आंसर है या वेरीफाइड बड़े बड़े क्या बोलते हैं लोगों का, मतलब जो कॉपी चेक करते हैं, तो उस सब का आंसर नहीं, ये डायरेक्ट मेरा आंसर है। आप जाके आप अपने से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेशनलिज्म किसको बोलेंगे? जो सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ करने को, उसी को क्या बोलेंगे हम? नेशनलिज्म। ठीक है, 2 नंबर के लिए आता है, ज़्यादा नंबर के लिए नहीं आता, लेकिन 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया। ऐसा नहीं पूछा नहीं गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो मजीनी। अब हु वाज मजीनी? आपने NCERT में इनका जिक्र तो सुना ही होगा अगर आपने NCERT पढ़ा हो। इस चैप्टर के नोट्स SCERT वर्जन में ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल ड्राइव में, आप जाकर उसको एक बार पढ़ सकते हैं। या फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप नोट्स मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ जाके SST का शॉर्ट नोट्स पढ़िए। एकदम बिल्कुल शॉर्ट एकदम शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है। कहाँ पे? गूगल ड्राइव में अपलोडेड है। जाना हिस्ट्री सेक्शन में, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एक फोल्डर बना होगा हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। उस शॉर्ट नोट्स को पढ़े, तुम्हारा काम मतलब कहानी जो चीज़ है वो रिकेप आ जाएगा माइंड में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है, मैं बताना ही भूल जाता हूँ। ठीक, शॉर्ट नोट्स जाके देख लेना। मजीनी
मजीनी की बात कर लेते हैं। मजीनी क्या है? देखो, मजीनी एक इटालियन कमांडर था। तो मजीनी कौन था? इटालियन था। इस बात का वो एज वेल एज वो सपोर्टर था, एक डेमोक्रेटिक आइडिया एंड लिटरेसी पर्सन था। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या क्रिएट किया था? एक ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा बहुत बार, यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली 1831 एंड यंग यूरोप 1834, किस लिए? ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली के एकीकरण के लिए, एक करने के लिए, एकीकरण के लिए उन्होंने ये बनाया था। दो चीज़ यहाँ से ऑब्जेक्टिव दो आ सकता है, सिंपल सा। एक तो अपना इसको याद रखना यार, यंग इटली किसने बनाया? यंग यूरोप। तो अपना कौन? मजीनी। मजीनी क्या थे? इटालियन कमांडेड थे, ठीक है, ठीक। उसके साथ साथ वो लोकतांत्रिक विचार रखते थे, यानी डेमोक्रेटिक आइडिया रखते थे, ठीक है, और उसका समर्थक करते थे, ठीक है। और साहित्यकार था, व्यक्ति थे वो अपना मजीनी जी, ठीक है। उन्होंने क्या क्रिएट किया? सिंपल सा दो चीज़ क्रिएट किया, इसको आप याद रख सकते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप। डेट भी याद रख लीजिएगा, कभी कोई डेट भी पूछ देता है। और वो किसके लिए करते थे? फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मजीनी से मुलाकात करते हुए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो क्वेश्चन लाए हैं चुन के क्वेश्चन लाए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम कर रहे हैं। जो क्वेश्चन बहुत बार एकदम लगातार पूछा जाता है तो वो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, कैमरामैन फोकस करके। व्हाट वेयर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? अपना जो जर्मनी में एकीकरण का बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधाएं, क्या क्या बाधाएं था, यही सिंपल सा पूछना है। जैसे आपको अभी हिस्ट्री पढ़ने में क्या क्या बाधाएं आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम लेने के बाद एसएसटी का बुक नहीं मिल रहा है, ठीक है, PYQ नहीं मिल रहे हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम में कोई गाइड नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत आप सबका हेल्प हो रहा होगा शायद मेरी वजह से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर हो रहा है तो वीडियो को कर सकते हैं क्या, लाइक तो करना ही है, और कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मैं भी एडवर्टाइज करना सीख लिया लग रहा है। हाँ चलो अब आते हैं, अब यूनिफिकेशन ऑफ मतलब जर्मनी में क्या क्या बाधाएं थे उसके बारे में लोग जल्दी करते हैं। देयर वॉज अ फॉलोइंग, अब कोई भी चीज़ लिखेगा अगर पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट वाला, अब ऐसा नहीं हर एक कहानी को पॉइंट में, जैसे इसी को पॉइंट में कैसे लिखेगा, नहीं ना। लेकिन और एक चीज़ मैं लिखने का बात ही बता देता हूँ आप सबको, लिखने आप जैसे लिखे कोई भी आंसर, आपको कॉपी को थोड़ा सा यूनिक बनाना है। हमने क्या बताया था, एक टैग लाइन होता है, जो बोर्ड उसको देखता है, मतलब बोर्ड नहीं, मतलब जो कॉपी चेक करता है वो देखता है, आंसर दे देता है। उसके पास बहुत सारे बच्चे का कॉपी होता है, वो कुछ यूनिक खोजता है। तो हमें कुछ यूनिक अलग लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बल्कि हमें थोड़ा सा काम करना है। जैसे मजीनी कहाँ था? इटालियन कमांडेड था, ठीक। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे इंपॉर्टेंट बस थोड़ा सा ये लाइन लगा देना। डेमोक्रेटिक आइडिया था, वो लिटरेसी पर्सन था, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका यंग इंडिया के नाम से, थोड़ा सा बस इस तरीके से आपको थोड़ा तो बहुत डिज़ाइन दे देना है। इंपॉर्टेंट बात है जिसको वो एगो पे आँख आया, वो देख लिया, वो वर्ड है तो दे देगा, आगे कुछ नहीं देखेगा। लिखा हुआ वो बात पॉइंट को खोजता है, की को खोजता है, एकदम बिल्कुल यूट्यूब के टैग जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो आप डायरेक्ट आप इसमें लिख रहे हैं, इसमें क्या ही आप ये अंडरलाइन कीजिएगा। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से कीजिएगा, ठीक है, रेड कलम बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। अब आते हैं, सबसे पहला कारण क्या था कि जर्मनी को जो है ना, उसको ना वहाँ पे जो है वो अबाउट 300 स्मॉल सिटीज़, स्मॉल और बिग स्टेट में, सिटीज़ बोल रहा हूँ, 300 और बिग स्टेट में बांटा हुआ था। एक तो पहला कारण ये था, ठीक है। वहाँ पे नेशनलिज्म का फीलिंग ही नहीं था, यानी वो नहीं था क्या बोलते हैं कि जब दूध मांगोगे तो खीर देंगे, भारत मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाने दो, क्या जाएगा मेरा, हम अपने, ठीक है, अपनी जगह हम अपने मस्त रहने दो। तो वो फीलिंग नहीं था, अपने देश के प्रति प्यार नहीं था, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब सी क्या है, अपना सी नंबर में क्या है, ठीक। और ऑस्ट्रिया, आवाज़ आ रही, हाँ ठीक, चलो। ऑस्ट्रिया इंटरवेंशन, ठीक है, यानी क्या था, ऑस्ट्रिया का क्या था, हस्तक्षेप। और तीसरा क्या, मैटरनिज एक्सट्रीमली, ये अपना जो मैटरनिज है इसके बारे में आप लोग थोड़ा देर बाद आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, जब अपना मैटरनिज एक्सट्रीमली वो रिएक्शनरी पॉलिसी था, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टीज या सोसाइटी एंड रिलीजियस प्रिविलिंग ऑफ दिस स्टेट, तो ये सब कुछ कारण थे, मतलब कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है, और राजनीति वाला समाज था, इसीलिए अपने देश के प्रति उतना प्रेम नहीं था। और ये सब कारण था किसका, आपका यूनिफिकेशन, और रुकावट था किसमें, जर्मनी के एकीकरण में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, मैटरनिज एज ईरा किसको बोलते हैं, सिंपल सा एज, मतलब वो कितना साल से कितना साल तक वो रहा,
देखो इसको ऐसा क्यों खास था, आगे देख लेते हैं। व्हाट आर मेटर्निटी ईरा, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। या फिर ईरा की जगह एज दे देगा, ठीक है, तो अब आंसर चेंज नहीं होगा, यही आंसर आप लिख सकते हैं। एज, ईरा की जगह एज भी दे सकता है। द पीरियड बिटवीन 1815 से 1848 कंसिडर्ड किया गया मैटरनिज ईरा, यानी मैटरनिज एज। ऐसा क्या था, मैटरनिज जो है वो प्ले किया था एक प्रीडोमिनेंट रोल क्या था, उसने क्या था, अदा किया था, ठीक है। किसमें, पॉलिटिक्स में, कहाँ पे, ऑफ यूरोप दैट। और इस पीरियड को क्या बोलते हैं, यानी इस टाइम को मैटरनिज ईरा, ठीक है। सिंपल सा, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर के लिए नहीं आता है। इन्होंने ना बहुत मतलब अपने शासनकाल के दौरान यूरोप में राजनीति और प्रमुख भूमिका निभाया था, ठीक है। इसलिए इस काल को उन्होंने फ़ैन होकर के, मतलब इस काल को उनके लोग उन्होंने मैटरनिज एज का ही नाम दे दिया, मैटरनिज ईरा का ही नाम दे दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 2 नंबर में आ जाएगा। अब आते हैं, व्हाट वेयर द रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1848। 5 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। और अगर 5 नंबर में आप इतना भी चीज़ आगे 1 पॉइंट होगा शायद, मेरे को होना चाहिए 1 पॉइंट, हाँ ये, अगर ये पॉइंट भी आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। एग्जामिनर दे देगा पॉइंट, ऐसा नहीं है 5 नंबर में नहीं लिख सकते। 2 नंबर में लिखेगा तो आप फिर 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो बंदा खुश होकर दे देगा, हाँ पॉइंट में तो लिखा है, एकदम बड़का तो नहीं लिखा है। चलो ये कुछ चीज़ें पॉइंट में, जो चीज़ मैंने लिख पाया उसको लिख दिया, बाद बाकी मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा गया, ठीक है। आगे दिख जाएगा तुम्हें। तो क्या था रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन 1848। सबसे पहले यार क्या लुइस अपना फिलिप्स का जो उनका जो नीति था वो सारा का सारा फेल हो रहा था, पहले बिल्कुल फेल, ठीक है। तो ये पहला रीज़न। उसके बाद जो है इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडिल क्लास ऑन गवर्नेंस, यानी कि जो मध्यम वर्ग के जो शासक थे उनका प्रभाव था। उसके बाद थर्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी लैक, मतलब कमी था, ठीक है। आज आपको हर घर में नेता मिल जाएगा, लेकिन पहले की बात है कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी कम था, ठीक है। चलो वहाँ पे अभाव था। उसके बाद अब आता है चौथा, कहाँ गया भाई, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद का प्रसार, ठीक है। ये 4 कारण आपको लिखना है, किस में बोलना है ये लिखना है। द फॉलोइंग द रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848 विच आर एज फॉलो। आप अपना बात यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट करके ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वैसे जो भी क्वेश्चन लाया वो बहुत बार आया वही क्वेश्चन ला कर लेके आए, तो पूरा किताब याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलना चाह रहा है आप सबके सामने कि व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑस्ट्रिया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। जो अपना इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या था, ठीक है, क्या रोल था, ठीक। अब देखो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाधा था, दिक्कत था, ठीक है। इस बात को कहानी को, ऑस्ट्रिया इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, पहला बात, ठीक। ऑस्ट्रिया का जो ये है चांसलर, अपना ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिच, वो बहुत ज़्यादा क्या था, वो क्या घोर, एकदम क्या समझ सकते, बिल्कुल घोर प्रतिवादी व्यक्ति था, ठीक। वो पता है नहीं चाहता था किसी भी हाल में जर्मनी और इटली का एकीकरण ना होने देना चाहता था, मतलब नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहता तो इन लोग का एकीकरण हो, ठीक है। उसे इटली तथा और जर्मनी का एकीकरण देखते उसे सभी आंदोलन कब ये यहाँ से आते, मैं कहीं चला गया था, ठीक है। अब मैं कहाँ तक बताता वो मुझे पता नहीं। यहाँ देखो उन्होंने क्या रोका था, वो देखो ही डिड नॉट अलाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली अंडर एनी, मतलब किसी भी हालत में वो नहीं चाहता था कि इन लोग का एकीकरण हो। वो उन्होंने क्या ट्राइड किया, इंक्रीज करके, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो उन्होंने क्या सभी चीज़ों को दबाने का कोशिश किया, जो भी मूवमेंट हो रहा था यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी के लिए, उन्होंने क्या किया, दबाने का कोशिश किया, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहता था, सिंपल सा बात है। यही तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि ये बड़ा है लेकिन ये कितना नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। गरीबाल्दी पे आ जाता है, बहुत बार आता है, सिंपल सा बात, बहुत बार आता है। गरीबाल्दी का उनका बात कही है, गरीबाल्दी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले गरीबाल्दी एज ए सेलियर बाय प्रोफेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है कि गरीबाल्दी किस प्रोफेशन से, तो वो लोग नाविक थे, ठीक है, पहला बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर। हाँ देखो वो लोग क्या चाह रहे थे, हु वांटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली लाइक विक्टर इनामुल एंड कोट कलवुड।
अपना जो गरिबाल्दी थे वो तो एक प्रोफेशनल से सेलर थे, उनका भी सोच था कि किनके जैसा था, इनामुल और कोर्ट कन्वोट जैसा कि यूनिफिकेशन हो, किसका, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। लेकिन वो ना यहाँ आजा भाई, हाँ, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, मजीनी आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से, जो उनका मिलिट्री था गरिबाल्दी का, उन्होंने अटैक किया किससे, इटली में। कब, 1862 में। वहाँ उनसे किससे मीट किया, कोर्ट कावूर से, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक, कोर्ट कावूर से। दोनों में अपना अपना जो भी चीज़ था, अपने मतभेद था, वो अपने दोनों ने, ये जो भी उनके बात मतभेद था, उन्होंने अपना नई बात से सारा मतभेद को ख़त्म किया, ठीक है ना। और उन्होंने क्या, साउदर्न इटली में अपना हक जमा लिया, मैंने वहाँ का वो जीत लिया था। जीतने के बाद वो विक्टर इनामुल और कोर्ट कन्वोट को वो दे दिया, ठीक है। अब जाओ तुम लोग यूनिफिकेशन करो। फिर उन्होंने क्या क्या, वो दोनों यहाँ पे देखो, डिसपिट द रिफ्यूजल द बोथ ऑफ देम, ही डिक्लेयर्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, वो अपना जो भी प्रॉपर्टी, सब कुछ अपना नेशनल प्रॉपर्टी जो भी था सब कुछ दे दिया, और वो आराम से अपना फार्मर की ज़िंदगी जीने लगा। मतलब एक सिंपल सा वर्ड में चलते हैं एकदम, एक लाइन में कहानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। गरिबाल्दी सबसे पहले वो क्या था, नाविक था। वो भी क्या चाह रहा था, इनामुल और कोर्ट कन्वोट जैसा यूनिफिकेशन हो जर्मनी का। लेकिन वो किसको फॉलो करता था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था किसका, मजीनी आइडियोलॉजी का। उन्होंने क्या किया था, अपने मिलिट्री थ्रू जाके किस पे अटैक किया था, 1862 में किस पे अटैक किया था, वहाँ पे अटैक किया। वहाँ पे फिर किससे मिला, मीट होगा, मीट किससे किया था, कोर्ट कावूर से मीट किया। दोनों में जो भी मुठभेद था वो उन्होंने ख़त्म किया। एक फिर वो साउदर्न वाला एरिया जीता इटली का। फिर उन्होंने किसको दे दिया, किसका हाथ में दे दिया, विक्टर इनामुल और कोर्ट कन्वोट को दे दिया, जाओ तुम लोग अब यूनिफिकेशन करो, एकीकरण करो। और उन्होंने अपना जो भी था, जो भी प्रॉपर्टी था, नेशनल प्रॉपर्टी था, अपना प्रॉपर्टी था, सब कुछ अपना नेशन में बांट दिया, और वो आराम से एक किसान की ज़िंदगी जीने लगा। ये था अपना गरिबाल्दी का वर्क। बस इतना आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं हिंदी वाला आपको कहानी ज़्यादा समझ में आया होगा। अब आते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबका रोल ही पढ़ना है, क्या रोल था, क्या रोल था, क्या रोल था। अब देखो बिस्मार्क की बात आ जाते हैं भैया। तो बिस्मार्क जी, हाँ वीडियो चल रहा है, पता नहीं वीडियो बहुत बार पॉज हो जाता है आज। बिस्मार्क ये क्या क्या था, आज जो थोड़ा पढ़ लेते इसके बारे में पहले। बिस्मार्क बहुत ज़्यादा फेमस बंदा थे। आओ कैसे, बिस्मार्क इज द रोल ऑफ यूनिफिकेशन, बिस्मार्क्स रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विल बी रिमेन मेमोरेबल इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में इनके बातों को कभी भूला नहीं जाएगा। यानी जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क का भूमिका था, इतिहास के पन्नों में यादगार बना रहेगा। क्यों, क्योंकि उस समय, उस टाइम बिस्मार्क ने क्या अपॉइंटेड किया था, चांसलर कहाँ का, वो पुर्शिया का, ठीक है। बिस्मार्क वाज अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ पुर्शिया एट दैट टाइम। उस टाइम में क्या था, जर्मनी डिवाइडेड इनटू 339 स्टेट, ठीक है। फिर उन्होंने अपना 39 डिवाइड बांटा हुआ था, उतना तरह से उन्होंने क्या किया, अपना क्या साहस का परिचय दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, एक पॉलिसी जिसका नाम है ब्लड एंड आयरन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ब्लड एंड आयरन कौन पॉलिसी किया था, अपना याद रखना। अब तो बिस्मार्क याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंडेड द ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द बैटल ऑफ सैडवा टुक प्लेस बिटवीन पुर्शिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1866, ठीक है। हो सकता है मे बी यहाँ पे अगर डेट शीट मुझसे गलती लिखा जाए तो थोड़ा सा तुम लोग ये कर देना, क्योंकि डेट पता है, मैंने जो बुक में तुम्हें डेट बताया वो 110% राइट है, ठीक है। अगर मान लो इधर उधर हो जाता है डेट, तो तुम लोग डेट के लिए थोड़ा सा, जो मैंने बुक तुम्हें MCQ वाला बताया तो उसी में, ठीक है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी चलता हूँ क्योंकि मैं डेट भूल जाता हूँ, इसलिए। इन विच ऑस्ट्रिया आर बैडली डिफेक्ट, उसमें क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरी तरीके से हारा था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हार गया और वो अपने वापस अपने वहाँ रिटर्न हो गया और रूट टू जर्मनी में, ठीक है। ये रोल था किसका, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, किसका, बिस्मार्क का था, ठीक है। 5-5 नंबर में ये सब आने वाली चीज़ें, आप इसको याद रखिएगा। क्या था, सिंपल सा, बिस्मार्क को कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो क्या था, एक बहुत भूमिका इतिहास के पन्नों में, उसको याद रखेगा। उन्होंने, वो जब चांसलर बने तो कितना स्टेट डिवाइडेड था, 339, ठीक है। उन्होंने अपना क्या दिखाया, अपना साहस दिखाया, और उन्होंने क्या अप्लाई किया, एक अपना ट्रीटी जिसको अडॉप्ट किया, पॉलिसी अडॉप्ट किया, जो है ब्लड एंड आयरन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया के बीच में उनका ट्रीटी था उसको ख़त्म किया। फिर उनसे बैटल हुआ सैडोवा, तो किसके बीच में, पुर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। फिर वहाँ पे ऑस्ट्रिया को हराया, उसको वापस चला, उनको हटा दिया, यानी वो रिटर्न टू द रूल टू जर्मनी। ये कहानी था बिस्मार्क का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब आ जाते हैं
जैसे ये क्वेश्चन है, देख लो, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मजीनी, कोट कन्वोर अब गरीबाल्दी। अब ये तीन अलग अलग आ जाएंगे। एक हो सकता है आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक तीन है, इसमें तीन क्वेश्चन बनेगा, या तो एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मजीनी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अब किसका, इटली के यूनिफिकेशन में, या फिर और एक क्वेश्चन कैसे बनाया था, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोट कन्वोर इन यूनिफिकेशन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तीसरा क्वेश्चन पूछ देगा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गरीबाल्दी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब तीन बंदा का पूछ सकता है, मजीनी, कोट कन्वोर और अपना गरीबाल्दी। आइए देखते हैं एक एक करके सबका। आ जाओ भैया आ जाओ। अब आते हैं, सबसे पहले तुमने मजीनी के बारे तुमने अभी सबसे पढ़ा है कि उनका बहुत ज़्यादा, मजीनी हैज़ अ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण के लिए उनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट योगदान था। ठीक है, उन्होंने, अब उनके बारे क्या है, अलॉन्ग द विद बीइंग अ लिटरेचर ही वाज अ सपोर्टेड रिपब्लिकन आइडियाज़ कैपेबल उन कमांडर्स विच स्टार्टेड इनिशियल फेज ऑफ, ये इनिशियल फेज में आए थे। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग के फेजेस में यूनिफिकेशन ऑफ इटली ही इंस्टॉल, उन्होंने क्या इंस्टॉल किया, अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, अपने नेशनलिज्म की भावना को इंस्टॉल किया, जैसे अपना अपना फ़ोन में आप गेम इंस्टॉल करते हैं। अमॉन्ग द पीपल, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीचेस दिया हर जगह में जा करके। ठीक है, फॉर दिस वर्क ही ऑल्सो हैड लीव द कंट्री, उन्होंने इस वर्क के लिए अपना कंट्री भी छोड़ा, बट मजीनी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उनको मतलब उनको निकाल भी दिया, लेकिन वो गिव अप नहीं किए। ठीक है, डू नॉट गिव अप अगेन। और वो क्या फाउंडेड बनाए, अभी हमने पिछले पर क्या, यंग इटली बनाया 1831 में, और जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल अदा किया, ठीक है, न्यू इटली को बनाने के लिए। ठीक है, मजीनी वांटेड टू क्रिएट रिपब्लिक बाय क्रिएटिंग होल इटली, बट द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स क्या था, ऑस्ट्रिया। यहाँ भी किसका रुकावट था, ऑस्ट्रिया, हु डिड नॉट वांट टू सी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो यहाँ भी नहीं देखना चाह रहा था किसका एकीकरण हो, इटली का, एट एनी कोस्ट। ठीक है, चलो, एंड उसको बाद ऑल मूवमेंट में चला गया मजीनी। ठीक है, उसका दूसरा फेज में आया था, अपना सेकंड फेज के लिए आया था कोट कावूर। वो भी क्या चाह रहे थे, कंट्रीब्यूशन दिए थे कहाँ पे, अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। कोट कावूर हैज सक्सेसफुली डिप्लोमेट एज वेल एज नेशनलिस्ट थे। ही कंसिडर्ड ऑस्ट्रिया द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, उन्होंने क्या क्या कंसिडर किया कि जो अपना ऑस्ट्रिया है वो बिगेस्ट रुकावट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। एंड ही ट्राई टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने प्रिपेयर किया स्ट्रॉन्ग आर्मी का और डिफेक्ट किया किसको, ऑस्ट्रिया। एंड थ्रू द अपना डिप्लोमेटिक मूव ऑफ द गॉट क्लोजर ए विक्टर इनामुल, विक्टर इनामुल अपॉइंटेड एंड हिज प्राइम मिनिस्टर। आपने पता कि विक्टर इनामुल फिर को क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। न्यू कोट कानवूर हैड पावरफुल आर्मी, हैड मेड न्यू पावरफुल हाथ में, यानी नाउ जो अब कोट कानवूर के हाथ में पावरफुल आर्मी आ गया। ही एक्सटेंडेड एंड हिज हैंड विद फ्रेंडशिप विद फ्रेंच डिफेक्ट, ऑस्ट्रिया के साथ आने के बाद किसके साथ हाथ बढ़ाया, अपना फ्रेंच के साथ। थ्रू द डिप्लोमेटिक मूव एंड ऑस्ट्रिया को हरा दिया। एंड दिस कॉन्सिक्वेंसेज मैनी टेरिटरीज आर क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इटली, अब वहाँ जो होगा इसी तरीके से बहुत सारे टेरिटरी क्रिएट किया और स्ट्रॉन्ग इटली बन गया। ये किसके, अपना कोट कानवूर जो आए थे, कोट कानवूर थे, उन्होंने आके मदद किया था। अब गरीबाल्दी का वहाँ क्या कंट्रीब्यूशन था, योगदान जिसको बोल सकते हैं। इन थर्ड फेज, पहला फेज में आप मजीनी, सेकंड फेज में आया अपना क्या, कौन, कोट कानवूर। अब थर्ड फेज में आया क्या, गरीबाल्दी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी में ही बता रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो लिखा हुआ बात है, आप इसको देख सकते हैं। थर्ड है कोट कानवूर की बात में, हम लोग कहाँ पे आ गए, कोट कानवूर की बात। अब यहाँ पे देखो, सॉरी गरीबाल्दी में, यार मैं भी कहाँ चल जाता हूँ। थर्ड फेज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अगर द कंट्रीब्यूशन ऑफ गरीबाल्दी, वो क्या थे, प्रोफेशन से मतलब क्या थे, वो सेलर थे। बट द घोस्ट वॉज ग्रेट रेवोल्यूशनरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट वेरियस प्लेस, अलग अलग जगह के उन्हें अलग अलग रेवोल्यूशनरी बनाया। ही इंस्टॉल क्या, सेंसेशन, यूनिटी बनाया, सिंपैथी एंड डिवोट अबाउट हिज कंट्री अमॉन्ग द पीपल। द यूनिफिकेशन एक ही साथ में बता देता हूँ। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बिकम पॉसिबल आफ्टर कोलैप्स। ठीक है, उसके बाद ही स्पेंड हिज ऑल वेल्थ ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यू टू द स्प्रिंट एंड द renunciation and sacrifice. The character of Garibaldi and widely polarized during the Indian freedom struggle. Garibaldi want to organize southern Italy and attack southern Italy through power and and in his the also got success southern Italy consecrate the Garibaldi was happened over the Victor Inamul. This way unification of Italy completed हुआ। ये तो किताबी भाषा था, अब सिंपल से हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं आखिर है क्या, ये मामला क्या था, गरीबाल्दी जो आया था।
सबसे पहले एक तो अपना यूनिफिकेशन में गरीबाल्दी में, अब हिंदी में समझ लेते हैं सिंपल, ये कौन सा फेज़ में आया, साथ साथ एक बार तीसरा फेज़ में आया। सेकंड फेज़ में अपना कौन आया था, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, कोर्ट का हुआ। थर्ड में अपना ये गरीबाल्दी आया था, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया था, अपना योगदान दिया किसमें, इसमें भी अपना योगदान दिया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और वो जगह जगह जा कर के वो क्या करते हैं, आंदोलन करते थे, लोगों को बताते थे, समझाते थे, और बहुत तह तक गए, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर बस, बहुत अंदर तक गए, तभी जाके ये सक्सेसफुल मिला, यानी उनको यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट कर पाया, ठीक है। इनके चलते इनका बहुत सारा वेल्थ जो भी था, फ्रीडम मतलब जो भी था, इन्होंने अपना जो भी राष्ट्र मतलब जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको, संपत्ति वगैरह जो भी था, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। किसके लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए। यहाँ पे ही वॉज वाइडली पॉपुलराइज ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम, इसलिए वो इंडियन फ्रीडम में, ठीक है, भारत स्वतंत्र में, और उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब जब हमारे यहाँ हमारा जब यहाँ पे अपना मूवमेंट चल रहा था इंडियन फ्रीडम, तब वो ज़्यादा फेमस थे। हाँ, लोगों को बताया जाता था वो कितना ज़्यादा मतलब अपने देश के लिए काम किए थे, तो बताया जाता है ना। तो अब फिर उन्होंने क्या किया था, गरीबाल्दी ऑर्गेनाइज साउदर्न अटैक किया, फिर उसको हराया, ठीक है, और वो पावर सक्सेसफुल ले लिया। लेने के बाद किसको दे दिया, विक्टर इनामुल को दे दिया, और इसी तरीके से वो क्या किया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट किया। ये खुद नहीं रखा, किसको दे रहा है, विक्टर इनामुल को दे दिया, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा काम हो गया, हम जा रहे हैं, इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा ही मतलब आखिरी 2 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन टोटल, उसके बाद खत्म। ये चैप्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट था, मतलब इस टॉपिक से। अब सब्जेक्टिव का डिस्क्राइब, अगर कोई छूट जाता है मतलब कि 2 नंबर 1 नंबर या फिर कुछ, तो मैं आपको वो होमवर्क में दे दूंगा, है ना, होमवर्क में आपको करना होगा, या फिर मैं बता दूंगा। तब हम लोग का PYQs का करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगा, अगर मुझे छूट गया हो कोई, तो मैं तुम्हें वापस से करवा दूंगा, कब, होमवर्क में दे करके, टेस्ट में दे करके, वगैरह वगैरह। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क। अब बिस्मार्क का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या रोल था, अब इनके भी थोड़ा सा हम लोग समझ गए। वैसे ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, क्या 2 बार आ गया, बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन रिमेन मेमोरेबल। अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया वापस, क्योंकि वही पढ़े थे ना यूनिफिकेशन जब, इसलिए उसको हिस्ट्री के पन्ने में कोई भूला नहीं, तो उन्होंने, हाँ, वही वाला क्वेश्चन वापस से आ गया, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। इतना 2 बार आ गया यही क्वेश्चन नंबर 10 2 बार आ गया है इसको, यानी आज टोटल हम लोग किसमें 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इसलिए 2 बार आ गया, इसको याद रखिएगा। यूनिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा, क्या पढ़ा था कि उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, उसको भूल नहीं सकते, हिस्ट्री के पन्नों में अभी भी याद रखा जाता है। उन्होंने चांसलर बना था, कहाँ का पुरुषिया का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक, तो उन्होंने ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। अब आते गिव डिटेल द रिवोल्यूशन जुलाई 1830, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, उसका लास्ट क्वेश्चन देखो अपना, आफ्टर द एंड ऑफ द रूल ऑफ लुइस, कितना लुइस, ये रोमन नंबर, ऐसे रोमन नंबर है, ये 18 है, ठीक है, 10 15 16 17 18, ये कितना, लुइस 18, ठीक है। ये लुइस 18 कहाँ पर, ऑफ फ्रांस में। द चांसलर यहाँ पे था, द चांसलर असेंडेड इन द 10th throne, द पीपल ऑफ फ्रांस हैड होप that the chancellor is implement the 10th democratic ideology, but chancellor 10th turned out of the exactly the opposition। अभी बता दो काम क्या इनका क्या हुआ था, opposite and the reactionary ruler, ठीक है। he was a person the autocratic nature, the France automatically policy was implement उसके बाद to crush the reformist। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर। ये जो अपना यहाँ पे किधर आएगा, मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ पहले। देखो ये दशम, अब देखो आफ्टर द एंड ऑफ रूल ऑफ जो लुइस 18 का जो रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद अपना जो दर्शन है वो चांसलर बने, ठीक है। और पीपल का, ये वहाँ का लोग का जो ये सोचना था कि जो ये अपना मतलब अपना चांसलर है ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को अपनाएगा, ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि सोचा था कि बहुत अच्छा करेगा, उसको उम्मीद था कि वो एकदम लोकतांत्रिक विचारधारा को लागू करेगा। लेकिन जैसे इसका अपोजिट हुआ, बिल्कुल अपोजिट हो गया। वो क्या करने लगा, वापस से मतलब वो क्या करने लगा, जो भी अपना जो ये लोकतांत्रिक विचार है उसको कुचलने के लिए वो अपना नया पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने लगा, ठीक है। बस यही था। उसके बाद उसके रिजल्ट क्या हुआ, फ्रेंच वो टर्न हो गया उसके अगेंस्ट, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, किसके, चांसलर दास ऑन 18 जुलाई 30 ड्यू टू विच स्टार्टेड वॉर स्टार्ट हो गया उसके कारण से। एज रिजल्ट चांसलर दासमन हैड लीव द थ्रोन, इसी दासमन को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा फ्रांस में और फिर टू इंग्लैंड। दिस रेवोल्यूशन नॉन एज रेवोल्यूशन ऑफ 1830, और इस रेवोल्यूशन को क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशन ऑफ 1830, जुलाई 1830।
सिंपल सा पहले देखो लुइस 18 आया, ठीक है, वो मतलब वो ख़त्म हुआ, उसके बाद अपना दाशमन आया। और लोग का क्या सोचना था, लोग का सोचना था कि ये डेमोक्रेटिक का बात करेगा, ठीक है, मतलब लोकतांत्रिक विचार करेगा, फ्रांस को अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो जस्ट उसका अपोजिट किया, अलग अलग पॉलिसीज़ लगाया, ठीक है, जिसमें लोकतांत्रिक का बहुत कुचल कुचल के हत्या किया, ठीक है, अलग अलग चीज़ जो सही नहीं है वो चीज़ अप्लाई किया, जिसके कारण से वहाँ के लोग भड़क गए तो क्या करेगा, सीधा उठा के फेंक दिया गद्दी से। कब 18 जुलाई 1830 में वॉर स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से उसको वहाँ से चांसलर को हटा दिया गया, उसका ताज छीन लिया गया और वो इंग्लैंड चले गए। इस रिवोल्यूशन को क्या बोलना चाह रहा था, रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। बस ये कुछ हमारे 10 क्वेश्चन थे, लेकिन 10 बस नहीं है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया, ठीक है। आपका मैं सोच रहा था बुक से भी खोजा कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत इधर उधर बुक में चीज़ें हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बना के इसको आपके सामने यहाँ पे लेके आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसएसटी का वर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड, मीनिंग वगैरह, ठीक है। अब मेरा एसएसटी से तो नाता बहुत ज़्यादा टूट गया, हम ठहरे साइंस के स्टूडेंट, एसएसटी पढ़ने का फुर्सत नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप सबके लिए करना पड़ता है, तो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। जितना इजी लैंग्वेज में हो सके मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर भी ठीक, बताइए कैसे, क्योंकि आपको मिला, आप अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिखना है ये भी बता दिया। इंपॉर्टेंट लाइन को आपको टैग करना है, सिंपल सा, और भी जो चीज़ें आएंगी वो सब करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का हम लोग सब्जेक्टिव और एमसीक्यू सॉल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग कर चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करो जो भी लोग नए हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर कुछ चाहिए, कुछ सुधार वगैरह कुछ भी चाहिए तो थोड़ा सा तुम्हें कमेंट कर देना, क्योंकि एसएसटी है यार, थोड़ा सा मुझे भी देख के चलना होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन से एसएसटी नहीं पढ़ा है। वो ऑब्जेक्टिव वगैरह हो जाता है, बट सब्जेक्टिव के लिए हर एक चीज़ खोजना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।